हेलो दोस्तों, मैं विकास और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हमारा 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा था टू कंप्लीट यूपीपीएससी सिलेबस इन जस्ट 30 डेज़। तो ये थर्ड डे है और आज हमने पूरा पॉलिटी को कंप्लीट करना है कैसे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है इंटर स्टेट रिलेशंस। तो सबसे पहले इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में हम जान लेते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे कि इंटर स्टेट रिलेशन क्या होते हैं। देखिए, दो स्टेट हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है ए, कोई स्टेट है बी। ठीक है जी, बी स्टेट है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोई रिलेशंस होंगे, मतलब कुछ रिलेशन ख़राब होंगे। मान लो कोई डिस्प्यूट होगा, जैसे मान लो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है। जो वाटर डिस्प्यूट है, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, तो दो स्टेट के बीच में है, जैसे कई सारे स्टेट हैं। तो उन स्टेट्स के बीच में एक डिस्प्यूट होता है या फिर रिलेशंस होते हैं, उन्हीं को इंटर स्टेट, मतलब आपस के दो स्टेट्स के बीच में रिलेशंस को क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है जी। आप चलो आ जाते हैं काम पे। जो जो एग्ज़ाम में अब पूछा जाता है बस वो बताना है, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है जी। अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए आर्टिकल 262 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू प्रोवाइड फॉर एजुकेटिंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड वैली। यानी कि क्या है, पावर, पार्लियामेंट के पास पावर्स दे रखी हैं कि वो जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसको एजुकेट कर सके, उसको जजमेंट कर सके, उसका निस्तारण कर सके। तो कैसे करेगा, क्या क्या कर सकता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को कर सकता है। वो पानी है तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये कर सकता है। उसका जो कंट्रोल ऑफ इंटर स्टेट वैली, कोई वैली दे रखी है या फिर रिवर्स दे रखी हैं, उसका एजुकेट कर सकता है कि ये वैली इसके अंडर में आएगा, ये पानी इतना इसके अंडर में आएगा। तो ये सब चीज़ें किसके अंडर में आती है, पार्लियामेंट जो है मेक अ लॉ बनाता है तब उसके अंडर में आती हैं। दूसरा इसका प्रोविज़न ये है कि इसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही अदर कोर्ट को के पास पावर है कि जो ये एक्सरसाइज कर सके, जो डायरेक्शन कर सके इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, सच डिस्प्यूट। यानी कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वगैरह जो डिस्प्यूट है उसको एजुकेट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट या फिर अदर कोर्ट। कौन कर सकता है भाई, देखो अब सुप्रीम कोर्ट, वो पार्लियामेंट ने कह तो दी कि भाई ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही अदर कोर्ट कर सकता है, तो कौन करेगा। तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था। एक्ट था आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। 1956 का एक्ट है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इस एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल बनाई गई हैं, अधोग मतलब टेम्परेरी ट्रिब्यूनल्स बनाई गई हैं। तो करंटली ट्रिब्यूनल मतलब ये है कि एक तरह से उन्होंने ये जजमेंट करेंगी, जज करेंगी कि भाई कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जाना है, कौन सी नदी किसके लिए है, कौन इस नदी का पानी यूज़ कर सकता है, कौन नहीं। तो एक तरह से क्या बनाया है, ट्रिब्यूनल्स बनाई हैं। तो इस टाइम 9 ट्रिब्यूनल्स हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स 9 ट्रिब्यूनल्स हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए। जैसे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, महाराष्ट्र, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को लेकर कृष्णा वाटर। गोदावरी है नेक्स्ट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच में। ऐसे ही रावी और ब्यास वाटर डिस्प्यूट है, ट्राइब्यूनल है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। और जैसे और दूसरी है कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जो कावेरी बहुत ज़्यादा आपने सुनी होगी। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है इसके बीच में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद है पुडुचेरी। ठीक है, ये स्टेट्स हैं, इनके बीच में जो है कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। ऐसे ही कृष्णा वाटर डिस्प्यूट 2 हैं। ऊपर से ऐसे ही कहते हैं महानदी वाटर डिस्प्यूट है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो ऐसे ही करके 9 वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि एजुकेट करेंगी, चेक करेंगी और उनका निस्तारण करेंगी आपस में कि कौन सा जो पानी है किसके बीच में आना चाहिए, कितना पानी यूज़ कर सकता है। इसके बीच में सभी जो डिस्प्यूट्स हैं वो कौन है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स हैं, वो सॉल्व करेंगी। ठीक है जी, चलो।
तो हमें पता लग गई, आगे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ क्या इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली पूछा जाता है वो है इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल। हाँ जी, तो आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल आता है। हाँ जी, और इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल का काम ये है कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट टू स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना, स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना और बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है जी, स्टेट और सेंटर, स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना और स्टेट्स के और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेट करना। ठीक, जिससे कि क्या हो, वो मैटर जितना भी है वो सॉल्व जल्दी हो जाए। हाँ जी, अब देखते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आर्टिकल 263 के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश कौन करता है? इसको इस्टेब्लिश करता है प्रेसिडेंट। ठीक है जी, प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश कर सकता है कभी भी, एनी टाइम इसको इस्टेब्लिश कर सकता है इंटर स्टेट काउंसिल को। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें जो है जो इसको रिकमेंडेशन की सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड करके, कौन से जो रिकमेंडेशन आई है सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से इसको बनाया गया है। तो इसे परमानेंट कर दिया, पहले अधोक थी, टेम्परेरी थी, मतलब पहले बीच बीच में बनाई जाती थी, जब जरूरत पड़ती थी तब ये इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती थी। लेकिन सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से इसको परमानेंट कर दिया गया। तो एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बना दिया गया आर्टिकल 263 के तहत। पहले परमानेंट होता था, तभी तो मैं प्रेसिडेंट जो है वो इस्टेब्लिश करता था, बट अब क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल जो है परमानेंट बॉडी है। ठीक है जी, अंडर आर्टिकल 263 के तहत, और इस्टेब्लिश कब हुई? 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब इसकी एक चीज़ और है कि अब बताओ कि इसमें जो है जो चेयरमैन कौन होगा। ठीक है, चेयरमैन हमेशा इसके पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। और एक चीज़ बताता हूँ, काउंसिल और एक है कमेटी। ठीक है, तो कमेटी और काउंसिल में याद रखो कि हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। कमेटी में हमेशा ज़्यादातर जो है ब्यूरोक्रेट ही जो हैं वो आपके चेयरमैन होंगे, लेकिन काउंसिल में ज़्यादातर जो है मिनिस्टर या फिर पीएम ये सब वगैरह इसके हेड होते हैं। तो समझ में आया, कमेटी में ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट और यहाँ पर आपके काउंसिल में ज़्यादातर मिनिस्टर्स, जैसे कोई भी मिनिस्ट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो। तो ऐसे याद रखना है, अगर बाई चांस को पूछ लेता कि ये जो है इस कमेटी के क्या, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल के पूछ लिया, क्या स्टेटमेंट दे दिया कि क्या इंटर स्टेट काउंसिल, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो हैं एक ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत नहीं, वो चेयरमैन होते हैं पीएम। समझ गए, काउंसिल मिनिस्टर और कमेटी जो होते हैं ब्यूरोक्रेट। ठीक, छोटी सी चीज़ नहीं है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सही है, चलो आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, मोस्टली केसेस में होते हैं, ये नहीं कि हर केस में होते हैं। तो चलो सही है, तो इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसमें मेंबर्स होते हैं सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स। सभी स्टेट्स के सीएम को एक तरह से पार्ट लेना पड़ता है, सभी स्टेट के सीएम होते हैं। और अगर यूटीज़ में अगर सीएम की बात करूं, जिनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं तो वो उसके पार्ट लेंगे। ठीक है जी, जिसके लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वो पार्ट लेने वाले हैं। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज़, जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जिस यूटीज़ के पास, यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो है पार्ट लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जैसे आपके गवर्नर, ठीक है जी, और जितने भी जैसे दिल्ली के हैं तो ऐसे पार्ट लेते हैं। ठीक है जी, चलो अब दूसरा आता है गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में लगा हुआ है तो वहाँ पर गवर्नर पार्ट लेंगे। सही है, और साथ में है 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो पीएम जो भी नॉमिनेट करेंगे 6 सेंट्रल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर्स,
ठीक है, तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। इसमें इंटर स्टेट काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होंगे? इंटर स्टेट काउंसिल में मेंबर होंगे एक प्रेसिडेंट जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, क्लियर। चेयरमैन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद सभी जो मेंबर्स होते हैं, सभी स्टेट्स के मेंबर्स, स्टेट के जो सीएम होते हैं वो पार्ट लेते हैं। उसके बाद सीएम ऑफ यूटीज़ जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पार्ट लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अगर जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है वो क्या करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट लेते हैं। उसके बाद गवर्नर पार्ट लेते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है। और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि इंक्लूड करते हैं होम मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक आते हैं, पार्ट जो है 8 में। ठीक है जी, इसमें क्या है, डील करते हैं ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, इंटरकोर्स विद द टेरिटरी। और एक चीज़ और, आर्टिकल 301 अगर कोई पूछे, 301 इज रिलेटेड टू विच? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हम अपने आप को इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रेड है वो फ्री कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ, हमारे पास आज़ादी है ट्रेड की, है ना। चलो अगला इंपॉर्टेंट बॉडी है दोस्तों जो है वो है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल तो ये एक स्टैचूरी बॉडी है, याद रखना, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और वो जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 2363 के तहत। ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है जी, और आर्टिकल 2360 जहाँ पर आर्टिकल नाम आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। यहाँ पर इंटर स्टेट जोनल काउंसिल है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक तरह से स्टैचूरी बॉडी है। स्टैचूरी का मतलब ये होता है किसी एक्ट के थ्रू पास हुई है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि भाई वो उसका आर्टिकल जो है वो आर्टिकल का उल्लेख है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है जी, चलो तो स्टैचूरी बॉडी है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्ट के थ्रू बनाई गई है। और एक्ट कौन सा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू ये बनाई गई है बॉडी जोनल काउंसिल। करंटली क्या है, पाँच जो हैं वो जोनल काउंसिल्स हैं। कितने? 5, याद रखो 5 हैं। ठीक है जी, हाँ चलो ठीक है। तो 5 जोनल काउंसिल हैं, कौन से? नॉर्थ जोनल काउंसिल, नॉर्थ जोनल काउंसिल, उसके बाद सेंटर, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। जैसे कहते हैं ना सेंटर और जो तो चारों दिशाओं में, जैसे ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और जो वेस्ट, और एक क्या है सेंटर। ठीक है, तो 5 हो गई, 5 जोनल काउंसिल हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से स्टेट के बीच में कौन सा जोनल काउंसिल है। तो नॉर्थ जोनल काउंसिल का हेड क्वार्टर है नई दिल्ली पे, याद रखो नई दिल्ली पे हेड क्वार्टर है। सेंटर का कहा है इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज हो गया है। अगला ईस्टर्न जो है कोलकाता में है, वेस्टर्न का है मुंबई में है और साउथर्न क्या है चेन्नई। तो याद दोबारा रिकॉल कर लेंगे, नॉर्थ कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। सेंटर कहाँ पर है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। ईस्टर्न जो है कहाँ पर आपका? कोलकाता में है। वेस्टर्न कौन सा है आपका? मुंबई। और साउथर्न चेन्नई। ठीक है, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं यहाँ पर कि नॉर्थ जो है, जो कि दिल्ली में हेड क्वार्टर है, उसके जो कौन कौन से स्टेट के बीच में आते हैं। तो याद रख लो नॉर्थ एरिया कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली और चंडीगढ़। ये जो मेन है वो जो नॉर्थ में है वो सब नॉर्थ में आते हैं। ऐसे ही सेंटर में ले लो दोस्तों, सेंटर में कौन सा हो जाएगा? सिंपल याद रखना है, सेंटर में आपका, पेन दूसरा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सेंटर में कौन सा? इलाहाबाद, जो हमें पता है इलाहाबाद जब जिसका जोन है हेड क्वार्टर है तो यूपी तो ज़रूर होगा। तो यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया और ठीक है छत्तीसगढ़ और एमपी, ये जो हो गए आपके, ठीक है जी, सेंटर में हो गया। अब तीसरा ईस्टर्न मान लो, ईस्टर्न में कौन से हैं? ईस्टर्न आप तो लो पूर्वी, तो कहाँ होगा सबसे ज़्यादा? हेड क्वार्टर क्या है? कोलकाता। तो कोलकाता में एक तरह से वेस्ट बंगाल तो ज़रूर होगा, उसके बाद है झारखंड, उड़ीसा और बिहार। ठीक है जी, अगला हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो है वेस्टर्न कौन सा है? मुंबई। मुंबई का हेड क्वार्टर कौन सा? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दादरा नगर हवेली या फिर दादरा नगर, ये सब एक ही कर दिया गया। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जल्दी जल्दी हमें क्या करना है, फिनिश करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आज का दिन है हमारे पास। साउथ जो है चेन्नई। चेन्नई में क्या है दोस्तों? चेन्नई का जब है आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, पुडुचेरी, तेलंगाना, जो जितने साउथ के स्टेट्स हैं
उनको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता लग गई। चलो आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब इसकी बात ये है कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों। इसके चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर। ठीक है, उसके चेयरमैन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर। इसके चेयरमैन जनरल काउंसिल के कौन है, होम मिनिस्टर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते जाना है दोनों के बीच में। अब इसमें कौन पार्ट लेता है, सीएम ऑफ स्टेट इन द जोन। अब मान लो ये जोन है, ये कोई जोन है, एक जोन है, इसके बीच में जितने भी सीएम्स होंगे वो सब पार्ट लेंगे हैं। वॉइस चेयरमैन बाय द रोटेशन, और इनको क्या कहेंगे, वॉइस चेयरमैन होंगे। और वॉइस चेयरमैन कब होंगे, रोटेशन बेसिस पे, मतलब एक साल के लिए रोटेशन पे। मान लो एक साल तेलंगाना रहेंगे, फिर पुडुचेरी एक साल, फिर केरला, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। एक एक साल में फिर से वहीं पर लौट के यहीं पर फिर यही हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक साल के लिए चेयरमैन रहने वाले हैं, वॉइस चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन होम मिनिस्टर। अब दूसरा है इसमें कौन पार्ट है, दो मिनिस्टर ईच स्टेट, हर स्टेट से दो मिनिस्टर यहाँ पर, यानी कि एक तो सीएम होंगे, ठीक है जी, हैं। उसके बाद कौन होंगे, दो दो मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, एक स्टेट से, ईच स्टेट से। ठीक है जी। फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, कि यूटी में अगर कोई है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट लेंगे। ठीक, ओके। चलो चलो, ये हो गया आपका कंप्लीट दोस्तों। अब अगला जो टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं वो प्रेसिडेंट पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अगर कर सको तो। बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।